ओह जस्ट 8 बजाइए। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में आप सबों का फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले के क्लासेस कर रखे हैं और आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम थर्ड क्लास करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, जिसमें बेसिकली आज हम लोग मराठा और सिख पावर की बात करेंगे और यहां पर उनसे जुड़ी हुई जो वॉर्स हुई वो देखेंगे और लास्ट में एक छोटा सा प्रिंसिपल देखेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस का। तो 4 मेजर टॉपिक आज देखने जा रहे हैं, जो मैंने फिर से कह देता हूं आपको। पहला टॉपिक जैसा आप देख सकते हैं मराठा पावर पे देखेंगे, दूसरा आज का टॉपिक रहेगा सिख पे, तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और चौथा सब्सिडियरी अलायंस। ये 4 टॉपिक्स आज के हैं और इनको हम करेंगे। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम मराठा पावर से शुरू करते हैं। यहां एक शब्द आता है पेशवा। तो ये सबसे पहली बातचीत ये करते हैं कि ये पेशवाशिप, पेशवा जो ये पोस्ट है, ये कैसे इवॉल्व किया, कैसे ये डेवलप करता है। देखिए, पेशवा का लिटरल मीनिंग होता है प्राइम मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर्स हैं। आप ये मेडिवल में आगे चल के फिर से मध्यकालीन में पढ़ेंगे कि मराठा साम्राज्य में, मराठा एम्पायर में जो मिनिस्टर्स थे उन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान मतलब 8 मिनिस्टर्स, अष्ट 8। और उनमें जो एक तरह से मुखिया कहिए, सबसे बड़ा मिनिस्टर जो है, सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कहलाता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स, सब लोग बराबर हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर पहले होते हैं उनमें। तो यहां पे दोस्तों क्या होता है कि पेशवाशिप में ये प्राइम मिनिस्टर, इस पोस्ट का मतलब ही होता है प्राइम मिनिस्टर। पहले ही क्लास में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के कैद में 18 साल शाहू जी महाराज थे और मैंने आपको वहीं पे बताया था कि बहादुर शाह के जब सत्ता में आने के बाद शाहू जी महाराज जो जेल में बंद थे 18 साल से, उनको रिहा कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, शाहू जी महाराज रिहा हो गए, लेकिन ये तो भाई साहब थे 18 साल से जेल में। और इस वक्त महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा वाले क्षेत्र में इनकी चाची, आंटी ताराबाई ये रूल कर रही थी अपने माइनर सन शिवाजी 2 के नाम पर। अब देखो, समझो इस बात को, ये वापस आएंगे, आंटी ऐसा तो है नहीं कि सत्ता इनको दे देंगी, तो बट ऑब्वियस है कि इन दोनों में लड़ाई छिड़ने वाली है। और दोस्तों यहीं पे ये क्या होता है, इस लड़ाई में एक व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इस कारण से क्या होगा कि ये जो पेशवाशिप है और मजबूत होगा। तो ये तमाम जो बातें मैंने कही दोस्तों, ये मैं अगले 2 स्लाइड में आपको एक एक करके पॉइंट्स में दिखा रहा हूं। देखिए, शाहू जी महाराज शिवाजी के पोते हैं, ये जेल में थे कब से, 1689, जो मैंने कहा 18 साल जेल में। तो रिहा कब हो गए, 1707 में। तो आपको याद रखना है कि जेल में कौन बंद थे इतने साल तक, उनका नाम था शाहू जी महाराज। किनके कैद में थे, औरंगजेब के। किन्होंने इनको रिहा किया, बहादुर शाह ने। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये रिहा हो गए हैं। अब जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, ये वापस आएंगे तो टकरार किससे होगी, लड़ाई किससे होगी, चाची से, आंटी से। आंटी का नाम क्या है, ताराबाई, जो कि कहां से रूल कर रही हैं, आपके महाराष्ट्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कोल्हापुर, यहां से रूल कर रही हैं। और शाहू जी महाराज वापस आके कहां से रूल करना शुरू करेंगे, सतारा से। इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होने वाली है। क्यों, क्योंकि ताराबाई लमसम पिछले 7 सालों से अपने छोटे बच्चे माइनर सन शिवाजी 2 के नाम पर यहां पे रूल कर रही हैं। इनके हस्बैंड का नाम था राजा राम। यहां पे हल्का सा मैं बता देता हूं, शिवाजी महाराज
छत्रपति शिवाजी, इनके दो पुत्र, यहां पर एक हो गए राजा राम, जिनकी वाइफ का नाम आप देख रहे हैं ताराबाई, और दूसरे संभाजी महाराज। तो ये हो गया पूरा आपका, और इनके पुत्र थे शाहू जी महाराज। तो इस तरीके से यहां पे लड़ाई छिड़ रही है, और इस लड़ाई में जो ये एक साइड के, मतलब शाहू जी महाराज के साइड आते हैं एक व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ, और यहां से शुरू होता है पेशवाशिप। तो ये जो है एक बैकग्राउंड स्टोरी है। आप बस इतना याद रखिए कि कौन कहां था, कौन कैद में थे, किनको किस वक्त रिहा किया गया, ये तमाम सवाल हमसे पूछ सकता है। मैंने जैसे कहा आपको, शाहू जी महाराज की मदद करते हैं ये व्यक्ति, मराठा गवर्नमेंट में ये व्यक्ति यहां पे शाहू जी महाराज की मदद करते हैं, और यहां से जो ये पोस्ट है आपका पेशवाशिप का, ये डेवलप करता है। तो दोस्तों अगले 6-7 स्लाइड हम लोग इन पेशवाओं की बात करेंगे, और मैं यहीं पे आपको बताता हूं कि इनके बाद जो पेशवा बनेंगे वो होंगे इनके पुत्र बाजीराव। मराठा जो पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, उसमें बाजीराव जो हैं वन ऑफ द बेस्ट कमांडर्स के तौर पे देखे जाएंगे। तुरंत बताऊंगा इनके बारे में, क्योंकि एक और बाजीराव आए तो इनको बाजीराव 1 हम लोग कहेंगे। इनके बाद इनके पुत्र बालाजी बाजीराव अगले पेशवा बनेंगे। तो ये हेरिडेटरी हो गया, मतलब मेरे बाद मेरा पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। तो आप समझ सकते हैं, जैसे ही दोस्तों ये पहले भी ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि जैसे ही कोई पोस्ट हेरिडेटरी हो जा रहा है, मतलब एक तरीके से वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। बाकी सब जगह हमने देखा है कि ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यहां इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, थोड़े दिन के बाद होंगे, लेकिन मोस्टली ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। तो यहां पे पहला नाम बालाजी विश्वनाथ की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, एक स्मॉल टाइम रेवेन्यू ऑफिशियल थे, मतलब कर कलेक्ट करने वाले ऑफिसर थे, और ब्राह्मण थे ये। और शुरुआत से कहा जाता है कि ये शाहू जी महाराज जो जेल में बंद थे, औरंगजेब की कस्टडी में थे, उनकी रिहाई के लिए ये प्रयासरत थे, लगातार कोशिश कर रहे थे। वॉज ट्राइंग टू गेट शाहू जी महाराज रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ औरंगजेब कंटिन्यूअसली। और 1707 में आखिरकार जाकर इनको ये विजय हुआ कि भाई शाहू जी महाराज को जेल से रिहा होना पड़ा, या रिहा हो गए। और इसके बाद जैसे मैंने समझाया दोस्तों, ये लड़ाई में शाहू जी महाराज के साइड चले गए, और उनकी ताई आंटी ताराबाई के खिलाफ वाले जो युद्ध में इन्होंने उनका साथ दिया। यहां पर दोस्तों इस बात को समझिए कि आगे चलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि बालाजी विश्वनाथ पहले ऐसे मराठा ऑफिसर होंगे जो दिल्ली के पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करेंगे, और यहां से उनको लगेगा कि दिल्ली बहुत ही कमजोर हो चुकी है, तो क्यों ना हम लोग मराठा इंपायर ही यहां क्रिएट करें। तो ये देखिए दोस्तों, स्मॉल टाइम ऑफिसर थे, ब्राह्मण ऑफिसर थे, और खेड़ के युद्ध में इन्होंने शाहू जी महाराज का साथ दिया। आगे चलकर शाहू जी महाराज जिस तरह से छत्रपति शिवाजी थे, इन्होंने भी अपना कोरोनेशन कराया, मतलब ताजपोशी कराई, और ये भी हो गए छत्रपति शाहू जी महाराज। और इन्हें कौन सा पोस्ट मिला दोस्तों? सेना काटे का। तो आप याद रखिएगा कि सेना काटे का पोस्ट का एक तो मतलब होता है ऑर्गेनाइजर ऑफ फोर्सेस, और ये पोस्ट किसको मिला? बालाजी विश्वनाथ को मिला। ये आगे चलकर अब पेशवा भी बनेंगे। देखिए 13 से ये पेशवा भी बन गए। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा भी थे, और ये आगे चलकर सेना काटे भी हो गए। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये पोस्ट वंशानुगत होने वाला है, हेरिडेटरी होने वाला है दोस्तों। तो क्लियरली क्या हो गया? पावर ज्यादा किसके हाथों में चला गया? पेशवा के हाथों में। और ये जो राजा थे ये मेनली फिगर हेड के तौर पे, मतलब सिर्फ एक तरह से दिखावे के तौर पे ये राजा थे। पेशवा सही मायने में असली राजा के तौर पे एक्ट करने लगे। तो दोस्तों यहां एक चीज हमारे एग्जाम के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बालाजी विश्वनाथ जो थे, इनको कई बार सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिए। फर्स्ट फाउंडर कौन है? शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी पहले फाउंडर हैं, और दूसरे फाउंडर कौन है?
ये, क्योंकि शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में होने के बाद कुछ दिनों के लिए, मतलब अगले ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स के लिए, ये जो मराठा इंपायर है थोड़ी कमजोर हो गई थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों, शिवाजी महाराज के दोनों पुत्रों का निधन हो गया है, उनका एक पोता जेल में बंद है, तो इस कारण से ये जो कमजोर इंपायर था उसको वापस से रिसरेक्ट करना, उसको वापस से खड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर आ गई? ये आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके बालाजी विश्वनाथ के, और इन्होंने इसे खड़ा किया, इसलिए इन्हें सेकंड फाउंडर भी कहा जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, यहां पर ये पहली बार पहुंचेंगे दिल्ली और ये देखेंगे कि दिल्ली का जो मुगल इंपायर है बहुत कमजोर हो चुका है, और यहीं पे ये प्लानिंग बनाएंगे कि क्यों ना हम लोग दिल्ली के इस जगह पर अपना मराठा इंपायर क्रिएट करें। ये कर नहीं पाएंगे, ये करने का काम इनके पुत्र करेंगे। लेकिन ये जो पहले ऑफिसर थे जिन्होंने खुद से देखा कि दिल्ली बहुत कमजोर हो गई है, इस चीज ने मराठा महत्वाकांक्षा को, मराठा एम्बिशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। दोस्तों एक चीज यहां पे फैक्ट याद रखिएगा कि शाहू जी महाराज जेल में थे 18 साल, और उस वक्त उनकी मां भी जेल में थी उनके साथ, और शाहू जी महाराज 1707 में रिहा हो गए। माता का रिहाई ऑलमोस्ट 1 दशक के बाद अब जाकर हुआ, मतलब लमसम 1718-19 के लमसम में इनकी मां को रिलीज किया गया, शाहू जी महाराज की। तो दोस्तों ये था सारा इंपॉर्टेंट थिंग बालाजी विश्वनाथ से। हमसे क्या क्या पूछेगा? सेना कांटे के बारे में पूछेगा, पेशवा के बारे में पूछेगा, सेकंड फाउंडर के बारे में पूछेगा, तो सब चीज का आंसर क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ। और इनके पुत्र का नाम पूछ दे तो आप बाजीराव एक का नाम याद रखिए। 20 साल की उम्र में बाजीराव एक नए पेशवा बन गए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी के बाद सबसे महानतम अगर कमांडर कोई मराठाज में हुए तो वो कोई और नहीं, बाजीराव एक थे। ये सबसे महान कमांडर्स में से एक गिने जाते हैं, और कहा जाता है इनके समय जो मराठा इंपायर है अपने पिनाकल, अपने चरमोत्कर्ष पे, जेनिथ पर पहुंच गया। इन्होंने इसको नई ऊंचाइयों पे ये लेकर गए। बड़े बोल्ड हैं, बड़े इनर्जेटिक हैं, लगातार कहा जाता है दोस्तों कभी भी मतलब पैलेस में नहीं रहते थे, हमेशा अपने सेना के साथ उसकी छावनियों में रहते थे, लगातार इस इंपायर को बढ़ाने की खोज में रहते थे कि किस प्रकार इस इंपायर को बढ़ाया जा सके। तो एक कह सकते हैं ब्रिलियंट कमांडर, बेहतरीन कमांडर हैं। और इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के बाद अगर मराठाज में गुरिल्ला टैक्टिक का कोई बेस्ट एक्सपोनेंट था तो वो कोई और नहीं बल्कि बाजीराव एक थे। दोस्तों गुरिल्ला टैक्टिक क्या है ये समझ लीजिए कि सडनली आप किसी को पीछे से आकर एक सरप्राइज देते हुए उस पर अटैक कर दे। अब जैसे सेना जा रही है अंधेरे में और अचानक से रात के अंधेरे में लोगों ने अंधेरा का फायदा उठाकर सेना पर हमला कर दिया, तो ये जो गुरिल्ला टैक्टिक है इसमें कहा जाता है शिवाजी महाराज के बाद शायद सबसे बेहतरीन अगर कोई थे तो वो बाजीराव एक थे। यहीं पे याद रखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि पिताजी ने देखा था कि मराठा मुगल इंपायर बहुत कमजोर हो गया है। बाजीराव एक पहले व्यक्ति थे जो यहां पर एक हिंदू इंपायर की फॉर्मेशन की इच्छा रखते थे, हिंदू पदपतशाही को ये यहां पर स्टैब्लिश करना चाहते थे। बेसिकली चाहते थे कि मराठाज पूरे देश में, ईस्ट में उड़ीसा में कटक और वेस्ट में अटक, ये आज के डेट का पाकिस्तान का हिस्सा है दोस्तों, ये चाहते थे कि मराठा इस पूरे जगह पे फैल जाए, मराठा इंपायर इस पूरे जगह में फैल जाए, और इसलिए ये कहते हैं हिंदू पदपतशाही, ऑल इंडिया हिंदू इंपायर, इसकी जो रचना है, इसकी संरचना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये एक्सपेंशन हो, ये नॉर्थ में मराठा इंपायर पूरी तरीके से एक्सपैंड कर जाए। दोस्तों यहां पर इस एक्सपेंशन के लिए इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया, इसको समझिए। ये समझ गए कि इतने बड़े जगहों पे एक्सपैंड करना है तो कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स को बढ़ाना होगा, कॉन्फेडरेसी बनाना होगा, और इसलिए दोस्तों यहां पे हमारे एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिए दोस्तों, सिंधियाज।
कहां से रूल करेंगे? ग्वालियर। गायकवाड़ कहां से? बड़ौदा। होलकर इंदौर। भोसले नागपुर। और लास्ट में पेशवा, ये रूल करेंगे पूना से। बेसिकली दोस्तों इन्होंने क्या किया, कई सारे ऐसे फैमिलीज को प्रमोट किया। अलग अलग एरियाज में अलग अलग फैमिलीज का डोमिनेशन रहेगा। तो जैसे सिंधिया, अभी भी आप देखते होंगे ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, जो दोस्त हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, इस तमाम इलाकों में सिंधियास का रूल हुआ करता था। वहीं पे जो लोग बड़ौदा से जुड़ रहे हैं वो देखते होंगे कि वहां पे गायकवाड्स का रूल था। जैसे इंदौर से जुड़ने वाले लोग वो देखेंगे वहां पर आप होलकर्स का रूल था। तो ये तमाम जो रूलर्स थे ये अलग अलग एरियाज में ये एक तरीके से डोमिनेंट पावर के तौर पे इमर्ज करते हैं। और पेशवा कहां से रूल कर रहे हैं दोस्तों? पूना के क्षेत्र से। तो आप ये देखिए दोस्तों, इसी को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी। मतलब एक एक जोन में एक एक पर्टिकुलर रूलर डोमिनेंट हो गए। तो इन क्षेत्रों में ये जो रूलर्स हैं ये बेसिकली ऑलमोस्ट ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, सब लोग बराबर हैं। लेकिन सबसे बड़ा कौन है इन सबों में? पेशवा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। तो यही जो चीज मैंने अभी बताई दोस्तों, ये आपको मैंने यहां लिख कर दे दिया, इसको रट लीजिए। ये हमारे एग्जाम में इससे सवाल आने की बहुत गुंजाइश है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में कभी किसी एग्जाम में पूछ दे, या सीधे पूछ दे कि भाई इंदौर में इनमें से कौन रूल करते थे। तो ये आपको आंसर बताना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों दो तीन चीजें बाजीराव साहब के बारे में और जान लीजिए। सबसे पहली बात जो हमने पहले भी पढ़ा है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और इनको हराया था। इसके अलावा दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट भी हमने पढ़ा कि पोर्तुगीज को अधिकतर वेस्टर्न महाराष्ट्र में इन्होंने ही हराया और उनके अधिकतर क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा भी जमा लिया। और लास्ट पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा कि इन्होंने शादी की थी एक मुस्लिम प्रिंसेस से जिनका नाम था मस्तानी। तो ये चीजें हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमको अगले पेशवा की बात करनी है जो कि इनके पुत्र हैं बालाजी बाजीराव। देखिए दोस्तों ये भी अच्छे पेशवा हैं, लेकिन कहा जाता है कि पिता थोड़े ज्यादा बेहतर थे। 18 साल की उम्र में इनका निकनेम नाना साहब है। देखिए दोस्तों दो नाना साहब आएंगे, कल के क्लास में एक और नाना साहब की चर्चा होगी जब मैं 1857 पढ़ा रहा हूंगा। तो ये याद रखिए कि ये नए पेशवा बन गए हैं और पिता की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, नॉर्थ में और मूव करते जा रहे हैं। और इन्हीं के समय में शाहू जी महाराज जो यहां पे राजा हुआ करते थे उनका निधन हो जाता है। शाहू जी महाराज जिनसे हमने ये पूरा चैप्टर ही शुरू किया दोस्तों, उनका यहां पर निधन हो जा रहा है। तो ये आप याद रखिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बालाजी बाजीराव का क्या है कि ये देखिए इस वक्त ही बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। ये चीज याद रखिएगा कि पानीपत जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का दोस्तों, उसमें भारत मराठास के कौन थे रूलर, इसको आप याद रख सकते हैं। रूलर कोई और नहीं बल्कि बालाजी बाजीराव थे। ये चीज एकदम याद रखिए। और मतलब बेसिकली पेशवा ये थे, इसको याद रखिए कि पेशवा उस वक्त कौन थे, तो बालाजी बाजीराव थे। इस चीज को बिल्कुल याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बालाजी बाजीराव से अगर बनेगा तो यही बनेगा। देखिए दोस्तों लास्ट लाइन आपने देखा शाहू जी महाराज की मृत्यु हो गई, तो आपके मन में यह आ सकता है कि शाहू जी की मृत्यु के बाद कौन राजा बन रहे हैं। तो एक नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए एक व्यक्ति को सत्ता पे बैठा दिया गया था जिनका नाम था राजा राम दो या राम राजा जैसे आप देख सकते हैं। तो इनको सत्ता पे बैठाया गया और ये याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट हेड पेशवा हैं, लेकिन नाम के लिए इनको रखा गया। डू नथिंग किंग आप जैसे देख सकते हैं, नाम के लिए इनको सत्ता की बागडोर दे दी गई है, लेकिन सही मायने में सत्ता किसके हाथ में है? पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पेशवाज। द प्रेजेंटली पावर किसके हाथ में आज चला गया है? पावर चला गया है पेशवास के हाथ में। तो इस चीज को आपको समझ लेना है कि ये सिर्फ सिंबल के तौर पे मराठा राजा थे, बाकी पेशवास ही अब रियल पावर या रियल मोनार्क हैं।
और इसी चीज को शो करते हुए इन्होंने अपने हेडक्वार्टर को सतारा की जगह पूना कर दिया। पहले दोस्तों सतारा हुआ करता था, हमने शुरू में फर्स्ट स्लाइड में देखा है कि जो शाहू जी महाराज थे वो सतारा से रूल कर रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर कहां चला गया दोस्तों? पूना चला गया। दोस्तों यहां पे थोड़ा सा डिटूर ले रहे हैं बैटल ऑफ पानीपत के लिए। याद रखिए बैटल ऑफ पानीपत में 3-4 ही सवाल बनते हैं। नंबर 1 सवाल यह बनता है कि भाई पेशवा कौन थे? मैंने अभी आपको बताया, बालाजी बाजीराव। दूसरा सवाल यह बनता है कि बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि दोस्तों 3 बैटल ऑफ पानीपत 3 हुए हैं। पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर वर्सेस जो लोधीज थे, दूसरा अकबर वर्सेस हेमू, और तीसरा मराठाज वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सक्सेसर था, यह मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। और अहमद शाह अब्दाली यहां पर 1761 में इनसे लड़ने चलता है। अब इस लड़ाई का कारण आप समझिए, और इसको मैं 1 सेकंड में आपको पहले एक चीज दिखा देता हूं, फिर आप समझेंगे इसको। देखिए दोस्तों, इस वक्त जो मराठा इंपायर है ये यहां तक फैल गई है, नॉर्थ तक आ गई है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि महाराष्ट्र में है, ये यहां तक है, आप देखिए। और ये जो ग्रीन दिख रहा है ये अफगान का एरिया दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एक तरीके से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो लड़ाई का कारण यहां पे होगा कि ये जो बॉर्डर्स हैं शेयरिंग हो रही है, तो टकराहट बढ़ रही थी। इसके अलावा दोस्तों लड़ाई का एक और कारण था, वो मैं अब बताता हूं आपको। मैंने मैप दिखा दिया दोस्तों। यहां पर दोस्तों एक चीज क्या हो रही है कि एक एग्रीमेंट होता है। अभी जो है हमने पहले ही कहा है कि मुगल इंपायर बहुत कमजोर हो चुका है, अपने डिसइंटीग्रेशन, अपने डिक्लाइन की ओर अग्रसर है। और यहां पे जो मुगल राजा हैं वो मराठाओं के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। मराठा के साथ एग्रीमेंट क्या है कि भाई ये जो नॉर्थ वाला एरिया है यहां का तुम टैक्स कलेक्ट कर लो, हमको बचाओ, कोई भी डेंजर हमको नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल या इंटरनल, ना बाहर से कोई डेंजर होना चाहिए ना अंदर से कोई डेंजर होना चाहिए। तो ये जो एक्सटर्नल डेंजर था दोस्तों वो था अहमद शाह अब्दाली। तो बेसिकली ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का टैक्स दे दिया गया कि भाई मराठा आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाहर वालों से आप बचाओगे। और इसलिए ये आगे लड़ाई में या कॉन्फ्लिक्ट में किसके साथ? अब्दाली के साथ। अब दोस्तों बैटल ऑफ पानीपत में 2-3 नाम याद रखिए। पहला नाम मैंने पहले ही कहा, बालाजी बाजीराव इस वक्त पेशवा थे, लेकिन लड़ाई के क्षेत्र में वो नहीं आए थे। उन्होंने यहां का कमांडर बनाया अपने एक माइनर सन विश्वास राव को, लेकिन सही में कमांडर थे इनके कजन ब्रदर सदाशिव राव। तो ये 2 नाम याद रखिए दोस्तों कि इन कमांडर विश्वास राव जो कि इनके माइनर सन थे, और दूसरे मतलब छोटे पुत्र थे, मतलब बहुत यंग एज के बेटे थे। और यहां पर सदाशिव राव भाऊ जो कि इनके कजन ब्रदर थे, ये असली में यहां पे कमांडर थे। तो ये 2 नाम आप याद रखिएगा। जिन्होंने पानीपत मूवी देखी होगी अर्जुन कपूर की, तो ये मूवी जो थी ये 3rd बैटल ऑफ पानीपत, यही इसी चीज पे ये पूरी मूवी बनी थी। और मैंने देखी नहीं है दोस्तों, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद अर्जुन कपूर यहां पे सदाशिव राव भाऊ का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, जो कि बेसिकली इस युद्ध के ट्रू कमांडर थे। असली में कमांडर वही थे। तो दोस्तों यहां पर एक नाम और आता है इब्राहिम खान गर्दी का। ये मराठाओं के साइड से लड़ रहे थे, और इनका जो तोप चीज जिसको कहेंगे ना, तोप का इन्फेंट्री, ये पूरा इनके अंडर में था। मराठा बहुत बड़े पावर हैं दोस्तों, और बहुत बड़ी सेना रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे एक चीज समझिए, पानीपत के युद्ध में कौन जीतेगा? अब्दाली जीतेगा। ये सिंपल बात समझ लीजिए, यही हमारे एग्जाम में आएगा। लेकिन अगर कभी कारण पूछ दे तो एक चीज जो हमको याद रखनी चाहिए, क्योंकि बालाजी बाजीराव लगातार नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन कर रहे थे, तो आसपास के हर किसी से लड़ लिया था उन्होंने, और हर किसी के साथ उनके रिश्ते बड़े खराब चल रहे थे। तो जब युद्ध का समय आया और जब उन्होंने मांगा हेल्प, उन्होंने कहा कि भाई हेल्प करो, तो कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं आया। तो यह चीज याद रखिएगा कि इस पूरे युद्ध में मराठाओं के साइड से ऑलमोस्ट कोई उनकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। एकमात्र व्यक्ति जो उनकी मदद कर रहा था वो था इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क उस वक्त दिल्ली का वजीर था,
और अभी हमने एक स्लाइड पहले ही पढ़ा है कि दिल्ली के साथ एग्रीमेंट हुआ था, मुगलों के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम जो है इस वाले युद्ध में आपको मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल कभी भी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये मराठास ने उनको कहा था। तो ये दोस्तों याद रखिए जो मैंने कहा कि लगातार लड़ाई के कारण अगल बगल के सारे पड़ोसी इनसे दुखी थे और इसलिए इस युद्ध में कोई भी इनकी दोस्ती के लिए सामने नहीं आया, चाहे वो जाट हो, चाहे राजपूत हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, कोई भी यहां पर इनकी मदद नहीं करने के लिए तैयार हुआ। हर कोई इनका दुश्मन था और कोई भी बेसिकली इनका दोस्त नहीं हुआ और इसलिए एकमात्र दोस्ती जो इनकी यहां पे बनी वो थी इस व्यक्ति के साथ, इमाद उल मुल्क। तो दोस्तों यहां तक मैं एक स्लाइड के बाद आपको पूरा एक बार रिवीजन करा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक स्लाइड और देख ले रहे हैं। तीसरा पानीपत युद्ध किस दिन हुआ दोस्तों? 14 जनवरी 1761 के दिन हुआ। कहा जाता है दोस्तों उस दौर में या आज तक के भी हिस्ट्री में ये सबसे ब्लडी वॉर है। एक दिन में भारत के इतिहास में इतने लोग कभी नहीं मरे जितने कि पानीपत के युद्ध में मरे। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह थी कि मराठा का जो क्रीम था, क्रीम ऑफ द आर्मी, वो खत्म हो गया। कमांडर विश्वास राव का निधन हो गया, सदाशिव राव भाऊ का निधन हो गया और भी कई लोग मारे गए। 28,000 कहा जाता है मराठा सैनिक मारे गए। ये नंबर हर जगह वेरी करता है दोस्तों, लेकिन बहुत लोग मारे गए। और जब ये घटना का न्यूज पहुंचा आपको बालाजी बाजीराव को, उनकी तबीयत पहले से खराब चल रही थी और इससे उनको और सदमा पहुंचा और बहुत जल्द जून 1761 तक में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये तमाम लोग यहां मर गए हैं और जब ये पूरी लड़ाई छिड़ी हुई थी और ये लोग भाग रहे थे यहां से, तो इनको आसपास के लोगों ने भी और थोड़ा लूटपाट इनके खेमों में मचाया, जैसे जाट हो गए, अहिर हो गए, गुज्जर हो गए, इन लोगों ने इस खेमे में ये सब किया। और आखिरी में जो मैंने कहा कि दोस्तों यहां पर इनकी भी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों आज जो भी हमने पढ़ा इसको मैं अगले 2-3 मिनट में क्विक रिकैप देता हूं। आपके पास स्लाइड शेयर्ड है दोस्तों, लिंक्स में आपके साथ स्लाइड सारे शेयर्ड हैं। जो लोग मांग रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, स्लाइड सारे शेयर्ड है दोस्तों, तो आप उसमें देखिए। यहां तक हमने कर रखा है। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, हमने शुरुआत किया है आज जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम से। हमने बालाजी विश्वनाथ का नाम लिया, उनके पुत्र बाजीराव एक का नाम लिया और इनके पुत्र बालाजी बाजीराव का नाम लिया। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे हमने कहा इनके समय ही हमने कहा शाहू जी महाराज का नाम लिया, हमने यहीं पर ताराबाई का नाम लिया। ये कुछ कैरेक्टर्स का नाम हमने लिया है और बाजीराव के वक्त हमने नाम लिया एक और कैरेक्टर मस्तानी का और यहां पर हमने नाम लिया इनके पुत्र विश्वास राव, इनके कजन सदाशिव राव, एक नाम लिया हमने इब्राहिम खान गर्दी का और एक नाम लिया हमने अब्दाली का और लास्ट नाम लिया हमने इमादुल मुल्क का। तो दोस्तों ये तमाम नाम जो है हमने अभी पिछले आधे घंटे में लिए हैं, इनको आप याद रखें, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेगा। या तो कुछ भी कि भाई क्या थे, कौन किसके पुत्र थे, कौन किसके बाद सक्सीड किए, ये तरीके के। बाजीराव वन वाले में मैंने 5 फैमिलीज और वो कहां से रूल कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया, उसको याद रखिए। बाजीराव एक के बारे में हमने कहा कि हिंदू पद पर शाही बनाना चाहते थे। मैंने इन्हीं के बारे में कहा कि ये शिवाजी महाराज के बाद सबसे बेस्ट एक्सपोनेंट हैं गुरिल्ला वॉर के, इनका नाम याद रखिए। बालाजी के बारे में हमने कहा बालाजी विश्वनाथ सेकंड फाउंडर है मराठा रूल के। तो दोस्तों ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। मैं अब दूसरे पड़ाव पे इस चैप्टर के आ रहा हूं दोस्तों। मैं अब यहां पे वॉर्स की चर्चा करूंगा, 2 स्लाइड के बाद लड़ाइयों की चर्चा करूंगा। देखिए अभी जस्ट हमने देखा ना कि बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है जून में। अब इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र माधवराव नए पेशवा बनते हैं। 17 साल की उम्र है इनकी, ज्यादा नहीं है, और ये इस उम्र में यहां पे पेशवा बनते हैं। बहुत अच्छे कमांडर हैं दोस्तों। मराठा लोगों को इतना बड़ा हार्म हुआ, इतनी बड़ी लॉस हुई, इसके बावजूद 11 साल के रूल में ही ये बहुत कुछ पलट देंगे, मराठाओं को वापस उसके ग्लोरी डेज की ओर ले जाएंगे। और इसमें इनकी मदद करते हैं इनके चाचा, जो कि इस वक्त एक तरह से इनके गार्जियन हैं, जिनका नाम है रघुनाथ राव।
तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये रेजेंट बन गए हैं और एक तरह से डी फैक्टो रूलर हैं। यहां पर जैसे मैंने पहले कहा कि तारीफ किया कि ये बहुत अच्छे रूलर हैं, स्टेट्समैन, और 11 साल की उम्र में इन्होंने मराठा इंपायर को वापस इसकी ग्लोरी की ओर ले गए। लेकिन यहां पे एक घटना हो जाती है। क्या घटना हो रही है दोस्तों? जैसे आप देख सकते हैं 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहां पर समझिए 72 में इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई, एक और भाई जो हैं नारायण राव, ये नए पेशवा बनते हैं। लेकिन बहुत जल्दी इनकी भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और इसके बाद एक और नए पेशवा बनते हैं जो कि इनके पुत्र हैं सवाई माधवराव। मैं अगले स्लाइड में ये तीनों नाम दिखा रहा हूं। मैंने अभी जस्ट कहा दोस्तों, माधवराव की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनके भाई नारायण राव सत्ता का बागडोर संभालते हैं। आप देख सकते हैं ज्यादा समय नहीं, 2 ही साल। इनकी मृत्यु के बाद नए पेशवा बनते हैं। इनका पूरा नाम है सवाई माधवराव, जो कि नारायण राव के पुत्र हैं। और एक और पेशवा बनते हैं बाजीराव II, जिनके बारे में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पे समझने वाली बात है, मैं ये क्यों बता रहा हूं। 2 चीज, एक तो हमसे सवाल पूछ सकता है कि भाई इनके पेशवा, इनके बाद कौन पेशवा बना, इनके पुत्र कौन थे, तो ये इसके लिए आप तैयार रहिए। दूसरी बात यह कि दोस्तों अब मैं चलने वाला हूं पहले एंग्लो मराठा वॉर की ओर। दोस्तों क्या होता है आप समझिए, इसका कारण अगर कुछ पूछ दे, स्टोरी एक छोटा सा मैं स्टोरी बता दे रहा हूं, इसको समझिए। अभी जस्ट देखा ना, माधवराव मर गए और इनके बाद इनके भाई नारायण राव नए पेशवा बने। लेकिन जब माधवराव पेशवा थे तो उस वक्त इनके चाचा कौन थे जो असली मायने में पेशवा बने हुए थे? रघुनाथ राव। तो दोस्तों यहां पहले एंग्लो मराठा वॉर का बैकग्राउंड यह है कि रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या करवा दी। नारायण राव जो नए पेशवा बने थे, यंग बच्चे थे, एकदम माइनर थे, इनकी मृत्यु, इनकी हत्या करवा दी रघुनाथ राव ने। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि रघुनाथ राव अनाउंस कर देते हैं कि मैं नया पेशवा बन गया हूं। लेकिन बाकी जितने भी मराठा कमांडर्स हैं ये बोलते हैं कि भाई हम आपको नया पेशवा नहीं मानेंगे, और हम बकायदा नारायण राव की मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम सभी लोग रखते हैं सवाई माधवराव, सब लोग बोलते हैं हम इनको पेशवा मानेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बने? नारायण राव। लेकिन इनको मार कौन दिया, या इन्हें मरवा किसने दिया? इन्हें मरवा दिया रघुनाथ राव, जो कि चाचा हैं, और खुद बोल रहे हैं कि हम पेशवा बनेंगे। लेकिन सारे जितने मराठा कमांडर्स थे उन्होंने कहा नहीं, हम इस छोटे बच्चे को जो कि अभी जस्ट जन्मा है उसको नया पेशवा मानेंगे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ ने पोस्टमसली जिस बच्चे को जन्मा उनको बोल रहे हैं कि हम इनको अब नया पेशवा मानने जा रहे हैं। और दोस्तों इनके बाद ये अब नए पेशवा बनने वाले हैं जो कि सवाई माधवराव। तो ये पूरा स्टोरी यहां लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख लीजिए। माधवराव के बाद उनके भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन रघुनाथ राव जो चाचा है उन्होंने भतीजे की मृत्यु करवा दी और खुद को नया पेशवा घोषित कर दिया, जबकि वो लीगली सही नहीं है। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी विडो गंगा भाई ने एक नए बच्चे को, मतलब एक पुत्र को जन्मा है, जिनका नाम सब लोग रखते हैं सवाई माधवराव। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड है पहला एंग्लो मराठा वॉर। तो यहां आप पूछोगे कि भैया लड़ाई तो हुआ इनके खानदान में, अपने घर में लड़ रहे हैं, तो अंग्रेज कहां से यहां आ जाते हैं? अंग्रेज इस तरीके से आते हैं दोस्तों कि समझिए कि रघुनाथ राव जो हैं, जब सारे कमांडर्स, यहां एक नाम है नाना फडणवीस जो कमांडर्स के हेड हैं, ये सारे कमांडर्स बच्चे को नया पेशवा घोषित करते हैं, तो रघुनाथ राव जो हैं वो अंग्रेजों की ओर दौड़ जाते हैं। अंग्रेजों से बोलते हैं कि भाई मदद करो, मेरी मदद करो, ताकि मेरे को यहां का पेशवा बनना है। और ये अंग्रेजों से एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। सूरत में जाके समझौता करते हैं। लेकिन बहुत जल्दी अंग्रेज जो है इस सूरत की एग्रीमेंट को बोलते हैं भाई खारिज कर देते हैं, बोलते हैं नहीं भाई ये एग्रीमेंट उतना सही नहीं है रघुनाथ राव, बेसिकली तुम क्या करो, तुम पेंशन हमसे ले लो, लेकिन एक नया एग्रीमेंट साइन करो, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसको आप ये देखिए, ये ट्रीटी है। अब लास्ट चीज यहां पे आप समझिए कि अंग्रेज और इनमें लड़ाई कैसे हो रही है। देखिए सूरत के वक्त रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने बोला कि भाई हम तुमको मदद करेंगे, तो रघुनाथ राव ने बदले में बोला ठीक है हम ये डिस्ट्रिक्ट तुमको दे देंगे।
लेकिन पुरंदर के वक्त इन्होंने बोला रघुनाथराव मदद नहीं करेंगे, बस पेंशन देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने डिस्ट्रिक्ट्स नहीं लौटाया, और इस कारण से क्या हुआ, यहां से लड़ाई अब जो है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में होने लगी। और यह लड़ाई दोस्तों आप देखिए कुल 7 साल लमसम ये छिड़ी रहती है, बहुत दिन लगातार ये लड़ाई चलते रहती है, और आखिरकार 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई से ये युद्ध खत्म होता है। तो यहां पर दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 3 चीज। सबसे पहले कि इस पूरे युद्ध में सूरत पहले आया, फिर पुरंदर का ट्रीटी आया, और फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई आया। तो ये 3 ट्रीटी का ऑर्डर याद रखिए। दूसरी चीज याद रखिए कि थोड़ा सा जो स्टोरी में मैंने आपको बताया, आप रघुनाथराव का नाम याद रख सकते हैं। और एक चीज याद रखिए कि इस वक्त ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 से 85 तक ये भारत में ब्रिटेन के गवर्नर रह रहे हैं। तो दोस्तों इसको आप याद रखिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स इस वक्त, ये यहां पे आप देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम लिखा हुआ है, ये पूरी ट्रीटीज कर रहे हैं। और इस ट्रीटी के तहत ये लोग मान लेते हैं कि ठीक है भाई, अब नया पेशवा, ये बच्चा जो है सवाई माधवराव, यही नए पेशवा रहेंगे। तो दोस्तों इस वॉर से आपको कुछ और नहीं याद रखना, आपको बस इतना याद रखना है। देखिए दूसरा वॉर 1803 से 5 के बीच में होता है। इसमें सिंपल ये है कि जो आपको मैंने पेशवा का नाम लिया दोस्तों, उनका नाम था सवाई माधवराव। मैंने दिखा दिया कि उनकी मृत्यु हो गई 1795 में, इन्होंने सुसाइड कर लिया था दोस्तों। और इनके बाद मैंने आपको एक और नाम दिखाया था बाजीराव दो का। दोस्तों क्या है, बाजीराव दो ये रघुनाथराव जो अंकल जिनकी अभी हमने चर्चा की, ये उनके पुत्र थे। और हिस्टोरियंस के हिसाब से ये बिल्कुल मतलब कहा जाए तो वर्थलेस थे, बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे, और ये नए पेशवा बन गए। अब क्या हो रहा है कि यहां पे जैसे मराठा कमांडर्स कंटिन्यूसली ये लोग अपने में थोड़े बहुत उलझे रहते थे, थोड़ी बहुत इनमें नोकझोंक रहती थी। इस वक्त क्या हो रहा है कि ये मराठास एक लड़ाई लड़ लेंगे। मैं जस्ट अभी ये स्टोरी बता दूंगा आपको। और इस लड़ाई के कारण क्या है, अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहां तक क्या हो गया था, हमने कल पहले ही दोनों क्लास में पढ़ रखा है कि मैसूर हो, कोई भी पावर हो, सब पावर को ब्रिटेन ने ऑक्युपाई कर रखा है। और मराठा ही एकमात्र ऐसा मेजर पावर बचा हुआ था जो इनके पावर के बियॉन्ड था, अभी तक अंग्रेजों के अंतर्गत नहीं आया था। तो अंग्रेज जो है मराठाओं को भी अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। और इसलिए जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ये अब एक पॉलिसी लाएंगे या एक तरीका लाएंगे जिससे वो चाह रहे हैं कि ये मराठा भी उनके अंतर्गत आ जाए। और दोस्तों इसको 3 स्लाइड के बाद इस पॉलिसी को मैं पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा। इसको कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस। मैं 3 स्लाइड के बाद इसको आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा होल्ड करिए बस। अब यहां पे समझिए दोस्तों कि मैंने आपको जैसे कहा ना कि यहां पर अंग्रेज इनको बांट देंगे। कैसे बांट देंगे, बाजीराव दो और होलकर्स के बीच में लगातार जो है लड़ाई छिड़ी रहती थी। हम हर हमेशा कुछ ना कुछ यहां पे इन लोगों के बीच में जिसको कहेंगे लड़ाई होते रहती थी। और इसी में बाजीराव दो ने उस वक्त जो होलकर के महाराज थे यशवंतराव होलकर, उनके छोटे भाई की हत्या करवा दी। दोस्तों छोटे भाई की हत्या के बाद यशवंतराव होलकर जो थे या जसवंतराव होलकर, दोनों जे या वाई से प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, ये इनके खिलाफ युद्ध करने लगे। अब इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों कि यशवंतराव होलकर जो हैं ये इस युद्ध में इनको हरा देते हैं, मतलब बाजीराव दो को ये हरा देंगे। और बाजीराव दो हारने के बाद किसके पास भागेंगे, अंग्रेजों के पास, कि भाई हमको मदद करो। अंग्रेज बोलेंगे भाई हम तो मदद करने के लिए तैयार हैं, आप आ गए हैं, वेरी गुड। अब आप हमारा ये जो है दोस्ती का एक नया हमने तरीका इजाद किया है। नया तरीका क्या है, सब्सिडियरी अलायंस। क्यों ना दोस्ती कर लो मेरे साथ, और इस दोस्ती के बाद हम तुम्हारी मदद करेंगे। और बाजीराव ये एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं दोस्तों। और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, और इसको याद रखना, ट्रीटी ऑफ बसीन। तो जो मैंने अभी कहा ना, अंग्रेज इनकी अंदर की लड़ाई में आ जाते हैं। लड़ाई किसके बीच में, सिंधिया और जो आपके पेशवा है ये एक साइड है, और होलकर्स के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। इसमें लड़ाई में सिंधिया और
पेशवाज ये हार जाते हैं। आप देख सकते हैं होलकर्स में किनके खिलाफ, यशवंतराव होलकर। और किस युद्ध में, बैटल ऑफ हड़पसर। ये हड़पसर पुणे के आसपास का एक क्षेत्र है दोस्तों। और इस हार के बाद ये जो बाजीराव दो हैं ये किसके पास भाग के जाएंगे, अंग्रेजों के पास, और एक साइन करेंगे ट्रीटी जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। और इस ट्रीटी के तहत वो बेसिकली यही जो सब्सिडियरी अलायंस की बात है इसको ये मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने बार बार क्या कहा, पेशवा जो है वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट अमॉन्ग्स द इक्वल। सब लोग बराबर हैं, लेकिन हम सबों में अगर सबसे सीनियर है, अगर कोई बड़ा है तो वो पेशवा है। और ये चीज जो इन्होंने किया, बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने साइन कर लिया है सब्सिडियरी अलायंस, जो कि आप आगे देखेंगे बहुत ही खराब अलायंस है, बहुत खराब ट्रीटी है। ये इन लोगों को गुस्सा दिलाती है और एक एक करके सारे मराठा कमांडर्स ये डिसाइड करते हैं भाई हम इनसे लड़ेंगे। सिंधिया और भोसले दोनों लड़ते हैं अंग्रेजों से और दोनों ही एक एक करके हार जाते हैं। ये याद रखिए, सिंधिया लड़ते हैं, दौलत सिंधिया हार जाते हैं, साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव। भोसले से राघोजी भोसले लड़ते हैं और साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ देवगांव। तो एक एक करके ये लोग हार गए हैं और साइन करते जा रहे हैं ये नई नई ट्रीटी। गायकवाड़ न्यूट्रल रहेंगे, बच गए मात्र होलकर। और वेलेस्ली जो अब यहां गवर्नर जनरल हैं, अब अपनी जो अटेंशन है वो होलकर्स की तरफ ले जाते हैं कि भाई इनको भी हराएंगे। लेकिन यहां पर जो यशवंतराव होलकर हैं वो राजा, भरतपुर के राजा, हमने पहले ही बात की है दोस्तों, भरतपुर इस वक्त जाट लोगों के नेतृत्व में है, नियंत्रण में है। और जाट्स के साथ मिलकर ये एक अलायंस बना के अंग्रेजों के साथ लगातार लड़ते चलते हैं। आप देख सकते हैं राजा भरतपुर के साथ लगातार यशवंतराव होलकर जो हैं ये लड़ाई करते जा रहे हैं। तो यहां पर ये लड़ाई लगातार चलते जा रही है। लेकिन दोस्तों अब इससे यहां समझिए ये लड़ाई अब यहां पर रुकने वाली है। क्यों रुकेगी इसको समझिए। नंबर एक, अंग्रेज क्या थे, ट्रेडर थे। लड़ाई होगी तो नुकसान होगा। और यहां पे अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को लगा कि पिछले 7 साल के इस लगातार युद्धों के कारण जो अंग्रेज का नुकसान है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बढ़ते चला गया है। नंबर याद नहीं रखना, सिर्फ समझिए कि इस पॉलिसी के कारण इनका नुकसान बढ़ रहा था। एट द सेम टाइम दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़िएगा, इस वक्त जो है क्या है कि वर्ल्ड में खासकर यूरोप में नेपोलियन का बोलबाला है और नेपोलियन ने ऑलरेडी इन अंग्रेजों की स्थिति बहुत खराब कर रखी है। तो बेसिकली क्या होता है कि नेपोलियन ने इनकी स्थिति खराब कर रखी है और इसलिए इनको वहां भी नुकसान हो रहा है। तो अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी कंपनी ने यह डिसाइड किया कि भाई खत्म करो इन लड़ाइयों को और तुम वेलेस्ली वापस आ जाओ। तो इस युद्ध का आउटकम, रिजल्ट्स क्या था, ये एक बार देख लीजिए। हमने देखा सिंधिया, भोसले, पेशवा, ये तीनों सब्सिडियरी अलायंस बन रहे हैं। ये सारे सब्सिडियरी अलायंस जो है इनके साथ बनाते हैं। भरतपुर होलकर्स एकमात्र थे जो कि बाहर रहे, उनको एक ट्रीटी साइन होगी, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, और उनको रहने दिया जाएगा। शाह आलम दो, दोस्तों हमने पहले ही कहा था, इस वक्त जो ब्लाइंड एम्परर है देश का, वो वापस से बेसिकली दिल्ली का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अंग्रेजों को दे देगा। बेसिकली दिल्ली अब अंग्रेजों के सुपुर्द हो जाएगी। पेशवा बसीन के ट्रीटी के बाद एक तरीके से इनके पपेट्स हो जाएंगे, मतलब अंग्रेज जो कहेंगे वही करेंगे पेशवा। मैंने पहले ही कहा अंग्रेज वेलेस्ली को वापस अपने देश बुला लेंगे। वेलेस्ली चूंकि यहां पे बहुत खर्चा हो रहा था, बहुत घाटा बढ़ते जा रहा था, वेलेस्ली को भी भारत से वापस यहां पर बुला लिया गया। दोस्तों ये तमाम बातें थी इस युद्ध के आउटकम की। लास्ट युद्ध याद रखिए, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर। देखिए आप समय देख सकते हैं 1817-18 के लमसम में है। और यहां पर याद रखिए दोस्तों कि क्या हो रहा है कि ये आखिरी उम्मीद, इसको कहते हैं दिया जब बुझने वाला होता है तो एक बार पकाता है कि भाई चलो किसी तरीके से तो जीत के दिख लें, कुछ तो कोशिश कर लें। वही कोशिश है दोस्तों, मराठा कोशिश कर रहे हैं कि एक बार किसी तरीके से इनको हरा दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहां भी एक ही चीज याद रखिए, इस युद्ध में भी लगातार मराठों की बहुत बुरी हार होती है,
बहुत बुरी तरीके से ये मराठा जो हैं ये इस युद्ध में जो भी कोशिश कर ले मराठा सारे हार जाते हैं। याद रखने वाली बात ये है कि ये लास्ट उम्मीद थी या लास्ट बिड थी और इसमें भी ये लोग बुरी तरीके से हार गए। और इसका रिजल्ट क्या निकला इस युद्ध का दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस युद्ध से कुछ खास रिजल्ट्स निकलते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक नया स्टेट खोज दिया जाता है, निकाल लिया जाता है मराठा एम्पायर से, जिसको कहते हैं सतारा। और कहा जाता है शिवाजी महाराज के जो ओरिजिनल डिसेंडेंट्स थे, क्योंकि पेशवा तो प्राइम मिनिस्टर थे, ओरिजिनल डिसेंडेंट को यहां की गद्दी पे बैठा दिया जाता है। अंग्रेज ये कह रहे हैं कि देखो भैया, हमने तो मराठों के असली लोगों को उनके सत्ता पे पहुंचा दिया। जितने मराठा कमांडर्स हैं इनको और ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करना पड़ रहा है। जो भी है सिंधिया हैं, भोसले हैं, होलकर हैं, सब लोगों को और ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी जिसको कहते हैं सब्सिडरी फोर्सेस रखना पड़ रहा है। पेशवा जो है दोस्तों उनको उनकी गद्दी से हटा दिया जाता है। कहा जाता है ये जो पोस्ट है पेशवा का, प्राइम मिनिस्टर का, ये खत्म और आप अब महाराष्ट्र में नहीं रहिएगा, आप रहिएगा बिठूर में, जो कि कानपुर के नजदीक एक छोटा सा जगह है दोस्तों, नियर कानपुर। कहा जाता है कि आप जाकर वहीं रहिए। कल दोस्तों 1857 के वक्त इन दोनों चीजों पे डिस्कशन होगा। आखिरी में दोस्तों ये मराठा जो कन्फेडरेसी जो हमने बात की थी कि ये 5 अलग अलग फैमिलीज की जो बात की थी, इसको भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से चर्चा। आपको तीनों वॉर से दोस्तों क्या याद रखना है कि ट्रीटी क्या क्या निकला, तीसरे और सेकेंड वॉर का आउटकम क्या क्या निकला, और स्टोरी जो पहले वॉर की मैंने बताई, जो कैरेक्टर्स मैंने बताया, वो कुछ चीजें आप यहां पर याद रखिए। दोस्तों पहला टॉपिक आज के दिन का जो था मराठा से रिलेटेड, वो हमने यहां पर खत्म कर लिया है। दूसरा एक छोटा सा 2 स्लाइड का एक, मैंने बार बार आपको बोला सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस। तो एग्जैक्टली ये सब्सिडरी अलायंस क्या है दोस्तों, ये कौन लेके आते हैं, ये चीज पूछा जा सकता है। तो याद रखिए लॉर्ड वेलेस्ली जो कि गवर्नर हैं इस वक्त, ये इस डॉक्ट्राइन को लेकर आते हैं। ये भाई साहब इस डॉक्ट्राइन को लेकर अभी आए हैं। और बेसिकली दोस्तों इस डॉक्ट्राइन के बारे में हमसे सवाल नहीं पूछेगा, तो इसलिए हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि सब्सिडरी अलायंस लेकर कौन आया, तो इनका नाम आप लॉर्ड वेलेस्ली का नाम याद रखिए। दोस्तों ये जो तरीका था, इससे ब्रिटेन ने अपने पावर को भारत में बहुत ज्यादा फैलाया, बहुत ज्यादा बड़ा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेजर रोल प्ले करेगा ब्रिटिश एक्सपेंशन में। ये एक चीज याद रखिए। दूसरी चीज यहां पे याद रखिए कि इस वक्त किन किन लोगों ने सब्सिडरी अलायंस साइन किए, ये दूसरा सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनता है। और वो ये देखिए, हमेशा याद रखना, पहला इंडियन पावर टू साइन सब्सिडरी अलायंस इज हैदराबाद। निजाम पहला पावर था जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया। अगर यह पूछ दे कि नॉर्थ इंडिया में किसने पहला साइन किया, तो यह है अवध। इसके अलावा देखिए आप लोग, पेशवा, भोसले, सिंधिया, भरतपुर, ये सब अभी हमने पेशवा जो युद्धों में बात की, ये लोग भी आगे चल के साइन करेंगे। मैसूर के वुडियार्स ने भी साइन किया है। तो ये सारे लोग सब्सिडरी अलायंस साइन करेंगे। दोस्तों हम लोग इस अलायंस के अंदर नहीं जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन था। बेसिकली एक तरीके से ये था कि मैं थोड़ा सा मोटा मोटी बता दे रहा हूं कि ब्रिटिश पावर ने इन लोगों को बोला कि भाई आपको आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हमारे ही आर्मी को अपने पास रखिए और उस आर्मी के थ्रू आप बेसिकली अपना जो भी कामकाज है कराइए और कोशिश कीजिए कि आप अपने मन से कोई युद्ध नहीं लड़िए। तो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी पे भी हाईजैक ब्रिटेन ने कर लिया। ब्रिटेन ने कहा कि भाई आप एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखिए अपने यहां, मतलब एक तरह से एक एम्बेसडर जिसको कहेंगे कि एक एम्बेसडर आपको अपने पास रखना होगा। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी आज के दूसरे टॉपिक से। और आज का तीसरा टॉपिक है दोस्तों सिख वॉर। हम लोग अब सिखों की बात कर लें। हल्का सा सिखों का मैं बैकग्राउंड आपको यहां पे दे देता हूं। देखिए दोस्तों, सिख जो है, आप जब मेडिवल मध्यकालीन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जब सूफी भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ, तो उस भक्ति मूवमेंट में गुरु नानक जी महाराज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर इमर्ज करते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में जहां पे कास्ट के आधार पे जो लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट के हिंदू थे, उनके साथ बहुत सारी ज्यादतियां हो रही थी, उन लोगों को इन्होंने एक सिखिज्म, एक नया रिलीजन
जो प्रोपोगेट किया, कहा कि भाई यहां पर कास्टिज्म के लिए कोई जगह नहीं है, सब लोग बराबर है। तो ये जो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो पंजाब के आसपास का क्षेत्र था, इसमें कई लोग इस रिलीजन की ओर आकर्षित हुए। दोस्तों आप वहीं पे पढ़ेंगे कि यहां पे 10 गुरु हुए। गुरु नानक देव जी महाराज से शुरू होकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये 10 गुरु थे कुल मिलाकर। अभी हम लोग 10 गुरु की यहां चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन इनमें एक गुरु जो थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज, इन्होंने इन कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को एक लड़ाकू कम्युनिटी के तौर पर प्रोपोगेट किया। इन्होंने इन्हें एक योद्धा कम्युनिटी के तौर पे बनाया। और उस वक्त जो मुगल साम्राज्य था, मुगलिया साम्राज्य था, उससे लड़ने के लिए बनाया, क्योंकि मुगलिया साम्राज्य का जो उत्पीड़न था, जो एट्रोसिटीज कर रहे थे, खासकर वहां पे उस वक्त जो हिंदूज थे या सिख थे, उनके खिलाफ इन्होंने इसको एक मार्शल क्लैन के तौर पर डेवलप किया। यहीं पर दोस्तों लास्ट गुरु के भी नाम को आप याद रखिए, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इस पूरे सिख रिलीजन को एक तरह से एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स के तौर पर ये बनाते हैं। यहां पर इन्हें एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इमर्ज कराते हैं, और ये लोग लगातार औरंगजेब से लड़ते रहे। जो हमने पहले ही कहा है दोस्तों कि ये लगातार औरंगजेब से लड़ रहे हैं 1699 में, लेकिन हमने पढ़ा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो था बहादुर शाह, वो इनको इज्जत देता है, कहता है कि भाई आप हमारे यहां बड़े मनसबदार बनिए। 5000 जाट और 5000 सवार की मनसबदारी इनको दिया जाता है। और यहीं पे दोस्तों याद रखिए कि औरंगजेब के ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को इसी वक्त डेक्कन में एक पठान एम्प्लॉय ने धोखे से मार दिया था। तो ये पहले भी हमने पढ़ रखा है दोस्तों। और अगला नाम भी हमने पहले ही पढ़ा, हमने पहले ही कहा है कि 10 गुरु के बाद कोई 11वां गुरु नहीं हुआ, बल्कि जो लीडर है उनका नाम है बंदा बहादुर, जिनको हम औरसो कहते हैं बंदा बैरागी। दोस्तों अब यहां पे समझिए, बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो मुगल्स हैं उनके साथ लगातार लड़ रहा है, और वो बोलता है कि भाई मेरे को कोई मनसबदारी नहीं चाहिए, जो लड़ाई है वो छिड़ी रहेगी, हम यहां पे लगातार अब लड़ते रहेंगे। अब यहीं पे क्या होता है दोस्तों कि बहुत जल्दी इनको पकड़ लिया जाता है 1715 के अराउंड में, और बाद में इन्हें मृत्यु के घाट भी उतार दिया जाता है। ही सेंटेंस टू डेथ एट दिस पॉइंट। और यहां पे हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस वक्त रूलर कौन था, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर इस वक्त भारत का रूलर था जब बंदा बहादुर को पकड़ लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे कहानी है, ज्यादा बताऊंगा नहीं, थोड़ी सी समझिए कि बंदा बहादुर को जब मारा गया और जिस प्रकार से मारा गया, मतलब बहुत ज्यादा एट्रोसिटी उन पे किया गया, बहुत ज्यादा जिसको कहेंगे ना कि जुल्म ढाया गया। और इससे यह था कि बेसिकली जो सिख लोग हैं जो इन एंड अराउंड दिल्ली रह रहे हैं, वो टेरराइज हो जाए, वो डर जाएं। ये चीज उनको मन में था कि इनको डरा दो, ऐसा डरा दो कि दोबारा से कभी ये इंपायर का सोचे ही नहीं, दोबारा से हमसे लड़ने का सोचे ही नहीं। तो ये इस कारण से सिख लोगों को कुछ दिन के लिए दबा दिया गया। लेकिन दोस्तों हमने ये भी पढ़ा है कि नादिर शाह और अब्दाली इस वक्त लगातार भारत पे हमला कर रहे थे, और लगातार इनका हमला नॉर्थ वेस्ट से ही हो रहा था। इसी तरीके से ये इस तरफ से लगातार हमला करते जा रहे थे। तो दोस्तों हमेशा हमला करते थे और बाद में इसी रास्ते से वापस भी चले जाते थे। तो क्या हुआ कि पंजाब के साइड में इस लगातार हमले और वापस जाने के क्रम में क्या हुआ कि मुगलिया साम्राज्य बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, और इस कारण से यहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, शून्य क्रिएट हो गया। और इस वैक्यूम को भरते कौन है, सिख एम्पायर। 1765 से 1800 के बीच में ये सिख एम्पायर जो है यहां पर कई सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लेगा, जैसे जम्मू है। तो ये दो लाइन देखिए, लगातार इन्वेजन्स हुआ इनका, और इस दौरान इन लोगों ने इस पूरे एरिया में पॉलिटिकल वैक्यूम को भर दिया। जैसे पंजाब और जम्मू, ये सब क्षेत्र इनके अंतर्गत आ गए। और इस वक्त इस पूरे एरिया को जो सिख लोग थे वो कन्फेडरेसी 12 मिसल में रूल कर रहे थे। 12 मिसल, ये याद रखिएगा दोस्तों, मिसल ये शब्द या कन्फेडरेसी, इस तरीके से ये लोग यहां पर रूल कर रहे थे। एक सेकेंड दीजिए दोस्तों, इन्हीं मिसलों में एक मिसल था
सुकरचकिया मिसल, रंजीत सिंह जी महाराज। रंजीत सिंह जो इनके सबसे बेहतरीन महाराज के तौर पे, या जिसको कहेंगे सबसे पावरफुल महाराज के तौर पे यहां पे उभरते हैं दोस्तों, वो किस मिसल को बिलोंग करते हैं ये हमको याद रखना है, सुकरचकिया। 12 मिसलों में एक मिसल है सुकरचकिया मिसल, और इसको याद रखिए कि इससे ही बिलोंग करते हैं रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह दोस्तों यहां पे बहुत कम उम्र में राजा बन गए हैं, पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी, और बहुत जल्दी इन्होंने सतलज नदी के इस साइड, वेस्ट के साइड के सारे एरियाज पे कब्जा किया, यूनाइट किया, और एक नए स्टेट पंजाब की यहां स्थापना करनी शुरू की। अपना किंगडम यहां इन्होंने बनाना शुरू किया। बहुत जल्दी लाहौर, अमृतसर, जम्मू, मुल्तान, ये तमाम क्षेत्रों को, पेशावर, इन तमाम क्षेत्रों को दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब यहां पर एक चीज याद रखिए, आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई वेस्ट ऑफ सतलज ही क्यों? दोस्तों क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह चाहते तो थे कि इस जो एम्पायर ये खड़ा कर रहे हैं इसको और बड़ा किया जाए, लेकिन दिक्कत ये थी कि अंग्रेज ईस्ट ऑफ सतलज है, इस साइड अंग्रेज हैं, और ये जान रहे थे इस वक्त कि अंग्रेज जो है वो ज्यादा पावरफुल है। मतलब आप अगले स्लाइड में देखोगे, हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि इस दौर में जो सिख आर्मी थी वो एशिया की सेकंड बेस्ट आर्मी थी। बेस्ट आर्मी किसकी थी दोस्तों? बेस्ट आर्मी स्टिल अंग्रेजों की थी। तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजों से एक शांतिपूर्ण समझौता किया, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप, कि भाई हमेशा दोस्ती बरकरार रखेंगे। वो गाना है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, उस टाइप का था यहां पे, कि भाई हम लोग दोस्ती बनाए रखेंगे, आप उधर रहो हम इधर रहेंगे, सतलज एक तरह से हमारा बॉर्डर है, हम लोग एक दूसरे के इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। खुद अपने साइड रंजीत सिंह जी महाराज यहां पे लगातार एक और स्ट्रॉन्ग आर्मी क्रिएट करते जा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी लगातार बनाए जा रहे हैं। और आप देखिए एक आर्मी जिसमें कहा जाता है उस वक्त दोस्तों कि ऑलमोस्ट 40 देशों के लोगों को इन्होंने अपने आर्मी में शामिल किया, हर लोगों को मौका दिया और ये लोग इस आर्मी में शामिल हुए। सेकंड बेस्ट आर्मी जिसको हम लोग कहते हैं ना एशिया में। और कई बार चूंकि ये इस एरिया में इनकी लड़ाई मुस्लिम रूलर्स से होते गई, लेकिन अपने आर्मी में इन्होंने हिंदुओं को, मुसलमानों को, तमाम लोगों को जगह दिया। हर तरह के जो रिलीजन है उन लोगों को, रिलीजन के लोगों को अपने आर्मी में जगह दी। तो दोस्तों ये शॉर्ट आर्गुमेंट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था रंजीत सिंह का। अब यहां पर समझिए कि पंजाब पर कैसे अंग्रेज कब्जा करते हैं। रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में दोस्तों, और रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद ये जो पंजाब का एम्पायर है दोस्तों, इसमें कंटिन्यूअसली कई लोग जिसको कहेंगे ना कि आते हैं, महाराज बनते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या हो रहा है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जा रही है। कई लोग कंटिन्यूअसली, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके एक पुत्र खड़क सिंह राजा बनते हैं, वो और खड़क सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह दोनों की हत्या हो जाती है। आगे चल के एक और पुत्र शेर सिंह की हत्या हो जाती है, और फाइनली पावर जो है वो एक छोटे पुत्र जो कि एकदम माइनर है उनके हाथ में आ जाता है, जिनका नाम है दिलीप सिंह। तो ये आप समझिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट लगातार बदलते गई, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और इन्हीं कारणों से क्या हो रहा है कि यहां पर जो है अंग्रेजों को मौका मिल गया कि भाई वो पंजाब में इंटरफेयर कर पाए। नया राजा कौन है दोस्तों? मैंने पहले कहा दिलीप सिंह। छोटे बच्चे हैं इसलिए उनकी मदर रानी जिंदन सही मायने में पावरफुल हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों एक और हीरा सिंह जो वजीर थे, उनकी भी मृत्यु बाद में हो जाती है। तो नाम के लिए राजा कौन है? दिलीप सिंह, लेकिन सत्ता की बागडोर किसके हाथों में है? मां के हाथों में और वहां के एक मिनिस्टर के हाथों में, जिनकी मृत्यु बाद में हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर दो चीज हुआ, एक तो सत्ता बार बार बदल रही है, दूसरे धीरे धीरे सेल्फिश लीडर, करप्ट लीडर्स इमर्ज करने लगे, और पावर जो है कंटिन्यूअसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग बट इनडिसिप्लिन्ड आर्मी जो थी उस वक्त की, उसके हाथों में चली गई। आर्मी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके हाथों में है, लेकिन आर्मी इल डिसिप्लिन्ड भी है। और इसी कारण से दोस्तों यहां पर अब भूमिका बन रही है पहले एंग्लो सिख वॉर की, जो कि आप देखिए 1845-46 के समय यह युद्ध होता है। अब क्या हो रहा है इसको एक समय में एकदम से समझिए दोस्तों। ये जो करप्ट जो कमांडर्स हैं, करप्ट चीफ हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनको लग रहा है, उनको डर है
कि हो सकता है हमसे पावर छीन जाए, हमसे सत्ता छीन ली जाए। और कौन सत्ता छीन सकता है? सत्ता छीन सकती है ये आर्मी। तो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस आर्मी को दबा दिया जाए। और इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ, ये तमाम लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए और उन्होंने ऐसी एक भूमिका रच दी कि किसी तरीके से लड़ाई हो जाए, किनके बीच? अंग्रेजों और आर्मी के बीच, जो पंजाब आर्मी है। हमने पहले ही कहा दोस्तों, पंजाब आर्मी स्ट्रॉन्ग आर्मी है लेकिन सेकंड बेस्ट है, और जब युद्ध होता है इसलिए वे हार जाते हैं। तो आप समझिए दोस्तों रीजन क्या है यहां पे, जो मैंने कहा ना कि ये करप्ट जो लोग थे, जो वो अपने सत्ता को किसी प्रकार बचाए रखना चाहते हैं। दूसरी चीज आप देख सकते हैं दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर है, कमांडर इन चीफ है, कंटिन्यूसली अपोजिशन मतलब अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। लड़ाई छिड़ गई, सब लोग तो यूनाइटेड हो गए, ये लोग तो बिके हुए हैं, ये दूसरे साइड रह गए। लड़ाई कब छिड़ी? 1845 में। लेकिन परिणाम क्या होगा दोस्तों? पंजाब आर्मी को बहुत बुरी हार, बहुत मजबूती से लड़े लेकिन बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। यहां से आया दोस्तों ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ट्रीटी का नाम याद रखेंगे, हमने पहले कहा है कैसे आप कॉलम बना के सब चीज को लिखते रहेंगे। दोस्तों इस ट्रीटी ऑफ लाहौर से क्या हुआ? एक नाम जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉरेंस, यही है। ये अब यहां पे एक ब्रिटिश रेसिडेंट के तौर पर ये पंजाब में रहेंगे। बेसिकली ये है कि ये अब बेसिकली इंटरफेयर करेंगे लाहौर के दरबार में रहकर, ये यहां की सारे पॉलिसीज को देखते रहेंगे। दोस्तों लाहौर आजादी के पहले जो यूनाइटेड पंजाब था उसका राजधानी हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है। मैं आगे इसके बारे में कुछ और चीजें आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा। लाहौर में यहां पर अब आ गए हेनरी लॉरेंस। इस नाम को याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है क्वेश्चंस हमारे वनडे एग्जाम्स में इन पर आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, दिलीप सिंह जो छोटे बच्चे थे उनको राजा तो मान लिया गया, लेकिन कुछ एरियाज इनसे छीन लिया गया है और नए ट्रीटी के तहत कह दिया गया कि ये जो आर्मी है उसको लिमिटेड रखना होगा, आर्मी इतनी बड़ी नहीं हो सकती, तो आर्मी को लिमिट कर दिया गया। तो बेसिकली क्या हुआ है दोस्तों कि इस ट्रीटी से सिख लोगों को बहुत ज्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ा, और ये दिख रहा है कि ये ट्रीटी बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है, क्योंकि ये बंदा हेनरी लॉरेंस जो ब्रिटिश रेसिडेंट है, बेसिकली वो अब सही मायने में इस तमाम क्षेत्र का रूलर बन गया, मतलब एक तरह से ट्रू पावरफुल ट्रू रूलर यही बन गया है। और दोस्तों इसी कारण से बेसिकली पहला वॉर जो हुआ उसके इंसल्ट को एवेंज करने के लिए, बदला लेने के लिए सेकेंड वॉर हुआ। दोस्तों हमारे लिए, हमारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि इस वॉर के वक्त गवर्नर जनरल भारत का कौन था? याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी। इनफैक्ट कहा जाता है दोस्तों, और कहा जाता क्या है, सच्चाई यही है कि डलहौजी के नेतृत्व में 1848 से 56 के बीच में दोस्तों डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। और इस समय पहला लड़ाई जो उसने लड़ी वो था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। याद रखिएगा दोस्तों, पहली लड़ाई जो डलहौजी ने लड़ी वो था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। इस चीज को एकदम याद रखिए। यहां पर मैंने पहले कहा दोस्तों कि इस लड़ाई का कारण क्या है? ट्रीटी ऑफ लाहौर के इंसल्ट्स जो थे, रानी जिंदन को बहुत क्लियरली दिख रहा है कि भाई अब जो है अंग्रेज यहां के असली पावरफुल मतलब या असली लीडर्स बन गए हैं। सिख आर्मी दुखी है क्योंकि उनका इंसल्ट हुआ है, डिस्कंटेंट है सिख सरदार्स में, क्योंकि ब्रिटिश यहां पे कंट्रोल कर रहे हैं। और इमीडिएट कॉज के तौर पे क्या होता है कि वहां पे मुल्तान का जो गवर्नर था मुलराज, वो रिवोल्ट कर देता है। तो इमीडिएट कॉज क्या है दोस्तों कि यहां पर रिवोल्ट कर दिया गया। दोस्तों आउटकम क्या होगा? फिर से सिख आर्मी हार जाएगी और अब पंजाब ब्रिटिश मिला लेंगे अपने में। मतलब पंजाब अभी तक प्रिंसली स्टेट था, इस युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटेन ने अपने साथ मिला लिया है। पंजाब अब बन गया है ब्रिटिश प्रोविंस। ये समझिए, पंजाब हो गया ब्रिटिश प्रोविंस और दिलीप सिंह को रिटायर कर दिया गया है, रानी जिंदन के साथ भेज दिया गया है बाहर कि भाई आपको पेंशन मिलेगा लेकिन आप यहां से निकल जाइए। छोटे मोटे एक दो स्टेट्स क्रिएट कर दिए गए जैसे पटियाला एंड ऑल, लेकिन पंजाब मोटा मोटी अब ब्रिटिश एरिया बन गया है। और आखिर में दोस्तों कई लोगों को यह इंटरेस्ट होता है, कोहिनूर डायमंड यहीं से हमेशा के लिए रानी के पास चला गया। कोहिनूर डायमंड जो अभी तक भारत में ही था, ये अब के बाद हो गया रानी का।
तो दोस्तों यहां पर हम लोग आज की क्लास को रोक देते हैं। 9:05 हो रहा है। आप लोगों में से कई लोगों को ऑफिस या बाकी कामों के लिए जाना होगा। एक छोटा सा 5 स्लाइड का एक टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बचा हुआ, जिससे हम लोग कल की क्लास को शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस लेक्चर से आप लोगों को ये जो है पूरा क्लैरिटी मिला होगा एंड आपको सारे आपके सवाल के जवाब मिले होंगे। मैं देख ले रहा हूं अगर कोई और आपके सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही कुछ। फिर मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। याद रखिएगा दोस्तों, ये चैनल आपका चैनल है। आप लोगों के लिए ये तमाम चीजें हमारी तरफ से लाई जा रही हैं। फ्राइडे या थर्सडे कल, याद रखें दोस्तों, इस चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है और मैं अगले क्लास में जहां पे अभी हम लोग रुके हैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों इसको आप फैलाएं, आप अपने दोस्तों को बताएं। ये चैनल जिसमें हमने, आप देख सकते हैं कि हमारा एकमात्र जो हमारा प्रेरोगेटिव है, एकमात्र ऑब्जेक्टिव जो हमारा ये है कि हम आप लोगों की मदद कर सकें और आपको इन एग्जाम्स जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, बिहार सब इंस्पेक्टर के जो ओपनिंग्स हैं उनमें हेल्प करें। साथ में दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग आपके लिए IBPS PO के भी क्लासेस लगातार करा रहे हैं। कृपया करके इनको अटेंड करें। और फिर से लास्ट चीज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त रोहित, मैं आपके लिए अगले क्लास के साथ फिर आऊंगा और कल थर्सडे को फिर से इसी समय 8 से 9 में हमारी मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही कुछ। थैंक यू, गुड बाय।